हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे जो लास्ट हमारा जो वीडियो था, इससे पहले वाली वीडियो थी, उसके अंतर्गत हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स कंप्लीट किया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स जो था वो एक बिंदु पर अगर दो फोर्स कार्यरत हैं तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब एक बिंदु पर या एक पार्टिकल पर अगर दो फोर्स साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कार्य करते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास दो नियम है। एक है पैरेललोग्राम और दूसरा है हमारा ट्रायंगल। और दूसरा केस आता है हमारा कि एक पार्टिकल पर अगर नंबर ऑफ फोर्स, बहुत सारे फोर्स, दो या दो से अधिक फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए भी हमारे पास दो मेथड थे। पहला था पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, और जो दूसरा है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा है वो है हमारा रिजल्टेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट। ठीक है, तो दो मेथड इसके हैं, दो मेथड प्रीवियस के थे। ठीक है, तो इसको मैं हेडिंग देकर मैं इसको 2 नंबर लिख लूँगा, 2 नंबर। ठीक है, पहला क्या था? पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स किसके लिए था? जब एक ही पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, तब उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर सब्जेक्ट में यूज होगा जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट, जिसके प्रिंसिपल, जिसके थ्योरम अलग अलग सब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो इसको बहुत केयरफुल आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप यहाँ मिस करेंगे तो अगले कुछ सब्जेक्ट ऐसे आएंगे वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर आप ये बुक खोलेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं आज। रिजल्टेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट। रिजॉल्व्ड पार्ट मतलब आपको कोई भी फोर्स दिए होंगे, उसमें आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करना है। फिर आप उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट का जो परिमाण होगा वो निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, उसका फिर डायरेक्शन निकालेंगे। क्योंकि हम दो चीज़ निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, एक तो कुछ ना कुछ परिमाण होगा कि कितने न्यूटन का रिजल्टेंट होगा इन सारे बलों का, और इसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस principle, the algebraic sum of all the resolved part of a given number of coplanar and concurrent force in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction। अर्थात जो एल्जेब्रिक सम होगा सारे फोर्सेस के रिजॉल्व करने के बाद, मान लीजिए ये सारे फोर्स है P1 P2। अच्छा, ये जो रेड वाला है ये R है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट मैंने बना रखा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना रहा था। मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा। ठीक है, इसको रिजॉल्व करूंगा, मतलब रिजॉल्व मतलब हम कोई भी फोर्स हम इंक्लाइंड तो हम इस पर सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं। उसको या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, या तो वर्टिकल लाना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर इंग्लिश में बात करेंगे। मतलब सिंपल सी एक्स और वाई कंपोनेंट, तो हमको वो लाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो जितने ये फोर्स होंगे, जो इनका कंपोनेंट होगा, इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, वो रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये यही कह रहा है कि जितने द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स, मतलब जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो इनका जो समेशन होगा रिजॉल्व पार्ट का, वो किसके बराबर होगा? वो रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट से हम चलेंगे और देखते हैं कि कैसे हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, तो कुछ मैं चीज़ें यहाँ पे नोट करा दूँ कि जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा हमारा चतुर्थांश बचता है। ठीक है, ये क्या है हमारा वाई और ये हमारा एक्स। ठीक है, तो जब हम इस लाइन पे बात करते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो हम पॉजिटिव लिखते हैं। जब वाई के इस लाइन पे जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। जब वाई के इस लाइन पे करते हैं नीचे तो ये निगेटिव होता है, और जब एक्स के इधर लेफ्ट वाले पे करते हैं तो क्या होता है? ये निगेटिव होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सी बात है, क्लास 7th 8th में पढ़ लिया होगा, 6 में पढ़ लिया होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन कन्वर्जन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि साइन आपको कैसे लेना है। तो साइन कन्वर्जन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, वो आप अपना नोट भी कर लेंगे। रिजॉल्व पार्ट के लिए साइन कन्वर्जन क्या होता है? तो साइन कन्वर्जन, ठीक है, साइन कन्वर्जन
ठीक है। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, नंबर 1 वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इन फोर्स के अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, वर्टिकल मतलब एक्स एक्सिस, वो सॉरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो पहला केस क्या बनेगा, इफ अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर लिखेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ये हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। बी नंबर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ बताया था कि ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन यही है, ठीक है। खड़ी लाइन अगर ये है तो ऊपर मतलब अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव और ये डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ये निगेटिव, तो वो चीज़ें मैंने लिख दी यहीं से। अब इसी तरह फॉर 2 नंबर फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब ऊर्ध्वाधर हिंदी में शायद बोलते हैं, और वर्टिकल को क्षैतिज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नंबर 1 ए क्या होगा भाई, ये एक तो लाइन ये हो जाएगी, मतलब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ इधर लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, when left to right, राइट की तरफ जाएंगे कंपोनेंट, तो वो हम लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये नहीं दिख रहा होगा, होपफुली दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा होगा तो आप यार क्या मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पहला है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इस वाले पे जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब ये राइट है और इधर हम चल रहे हैं लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये है देखिए, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से इधर को चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये भी सुन लेंगे अगर नहीं दिख रहा है, होपफुली दिख रहा होगा, तो व्हेन राइट टू लेफ्ट, मतलब इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखना है, किसके लिए, कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अगर याद होंगे तो आपका सवाल सही बनेगा। तो अब हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के लिए इस कोऑर्डिनेट को मैं मिटा देता हूँ, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। रिजॉल्व करने का अब पहला क्या है हमारा, पहले हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, पहला हमारा केस है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, resolved all force along OX, इसको मान लीजिए O, ठीक है। तो OX मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर OX पे कर रहे हैं तो ये जो लाइन है, इसी लाइन पे इन सारे फोर्स को लेके आना है, इसी लाइन पे सारे फोर्स को लेके आना है। तो सिंपल सी बात है, क्या हम निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये निकाल रहे हैं हम, ये मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ये बड़ा सिग्मा लिखा है मैंने, ये क्या है, बड़ा सिग्मा, जिसको हम समेशन ऑफ H लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये निकाल रहे हैं, तो हमारे पास पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स क्या है, और स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो फोर्स होंगे उनका जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका, रिजॉल्व पार्ट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, तो रिजल्टेंट लिख लो, रिजल्टेंट का जो हम कंपोनेंट निकालेंगे तो आर और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। क्यों कॉस थीटा, अब है आपको याद रखना है कि जब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे लाते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस फैक्टर के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, कॉस फैक्टर के साथ जाएगा, ठीक है। तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका निकल गया, रिजल्टेंट का निकल गया, और स्टेटमेंट कह रहा है कि रिजल्टेंट के बराबर बाकी जो सब होंगे उनका समेशन होगा, मतलब योग होगा, तो अब निकल बराबर अब कौन सा फोर्स पहले मिल रहा है, P यहाँ पे इतने एंगल पे, कितने एंगल पे, ये θ1 एंगल पे है, देखिए ये वाली लाइन कितने एंगल पे है, इस वाली लाइन से θ1 एंगल पे है, तो क्या हो जाएगा, P1 cos θ1, क्या हो जाएगा, P1 cos θ1 प्लस अगला क्या है हमारा P2, और P2 कितना एंगल बना रहा है, इससे θ2 बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, P2 cos θ2 प्लस, अब देखिए और कोई फोर्स तो है नहीं, ये एक्सिस है तो इसका ये फोर्स तो है नहीं, फोर्स कौन सा है कि ये है, और ये कितने का बना रहा है,
θ3 का, θ3 तो P3 जब इसको हम इस ऐसे करके हॉरिजॉन्टल पे लाएंगे, हॉरिजॉन्टल में लाएंगे ऐसे करके, तो क्या होगा P3 cos θ3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हम निकालेंगे, दूसरा क्या कहेगा, रिजॉल्व ऑल फोर्स अलोंग ओ वाई, क्या हो जाएगा हमारा ओ वाई। ठीक है, ओ वाई, तो क्या हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट का जो रिजॉल्व पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, बचे हुए सारे फोर्स के रिजॉल्व पार्ट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई, आर कॉस ये कितना थीटा बना रहा है भाई, आर कॉस, ये किसका थीटा है, थीटा का कोस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट लाल से मैंने लिखा है आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह P1, सॉरी ये गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो किसके साथ जाएगा, साइन के साथ, साइन थीटा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर इसी तरह P1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा हमारा साइन, अगला क्या हो जाएगा साइन θ1 प्लस P2 साइन θ2 प्लस P3 साइन θ3। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो हमने सारे कंपोनेंट निकाल लिए। अब जब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर P1 एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ये है, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जब हम रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो कहाँ से आया है अभी उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए जो फार्मूला होगा वो R बराबर होता है अंडर रूट, R बराबर जो होता है अंडर रूट समेसन ऑफ H का होल स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ V का होल स्क्वायर। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होल स्क्वायर होगा, मतलब इसका जो स्क्वायर करके जो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके, जो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके यहाँ से लेकर यहाँ तक वो यहाँ का लिख के स्क्वायर करेंगे, और जो ये वैल्यू आएगी वो लिख के हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब दूसरा हमारा जो डायरेक्शन, ये तो हमारा क्या निकला, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण निकल गया। ठीक है, आर कितना न्यूटन आएगा वो यहाँ से। अब इसी तरह डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होगा समेसन ऑफ V अपॉन समेसन ऑफ H। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या फिर इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स समेसन ऑफ V अपॉन समेसन ऑफ H। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको किसके लिए याद रखने हैं, रिजल्टेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये कैसे इक्वेशन आ रही है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। इस पर न्यूमेरिकल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आपके लिए। चलिए, वो केस जो है, वो केस, वीडियो लंबी हो रही है, वो केस जो है वो इक्विलिब्रियम का केस है कि अगर ये जो सारे फोर्स हैं, अगर ये जितने भी नंबर ऑफ फोर्स हैं जो कि O पे एक्ट कर रहे हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा, मतलब साम्य अवस्था कंडीशन में होगा तो क्या होगा, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बस यहाँ तक बताया है कि हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इक्वेशन कैसे बनाएंगे और
वर्टिकल कंपोनेंट का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी भी फोर्स को हॉरिजॉन्टल पे लेके आएंगे तो उसके कॉस फैक्टर के साथ जाएगा, कॉस थीटा के साथ जाएगा, और किसी को भी वर्टिकल पे लेके आएंगे तो वो साइन थीटा के साथ जाएगा। फिर वो एंगल हमारे पास दिए हुए हैं, एंगल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, एंगल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे, हमारा बेस क्या है, ठीक है, बेस कैसा है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, हम न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट θ1 θ2 θ3 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा बेस लाइन क्या है, यही है, बेस लाइन तो यही रहेगा ना, OX हॉरिजॉन्टल के लिए। लेकिन जब हम वर्टिकल के लिए निकालते हैं तब हमारे एंगल सारे चेंज होने लगते हैं। कैसे चेंज होने लगते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्ट θ1 θ2 θ3 लिख दिया है जर्नल के लिए, ठीक है, θ1 θ2 θ3 लिख दिया है जर्नल के लिए। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा ये बेस लाइन है, ये आप वर्टिकल के लिए ये खड़ी लाइन हो जाएगी, मतलब हमको यहाँ खड़े होकर देखना है कि ये जो ये वाली लाइन है, P1 वाली लाइन है, वो कितना कोण बना रही है यहाँ, और ये इनके बीच में कितना कोण बन रहा है। तो इसके बीच में कितना कोण बनेगा मैं अभी बता दूं, ये जो टोटल है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक्सिस क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, 90 माइनस θ1 बचेगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगा, जो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक बचेगा। मान लीजिए ये डॉटेड लाइन ये वाली तो होगा, इसी के बीच के तो कोण हम देखेंगे तो कितना होगा, 90 माइनस θ1, तो वो हम कोण लेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये कैसे मैंने इक्वेशन बनाया है, आपको कौन सा फैक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दिए, शेयर करना ना भूलें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज मैं यही इजाज़त लूँगा आप लोगों से, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। और भी मुझे इसमें आपको डिस्कस करना था, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो क्या होगा, वो केस मुझे डिस्कस करना था, ठीक है, कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, और वहाँ एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे कि ये जो कैसे बना है वो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।